अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाजरीन, आज 9 नवंबर है, डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत, जो आज शहबाज शरीफ साहब के कहने पर पूरी आम तातील का ऐलान किया गया। और डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो शख्स हैं नाजरीन जिन्होंने इस मुल्क का ख्वाब देखा। मैं इनकी तारीफ़ और इनकी सारी बात का आगाज़ करूँगा उनके एक शेर से। हज़ार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ीक, हज़ार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़। नाज़रीन, डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती जिन्हें आज पूरा पाकिस्तान अच्छे अल्फाज में याद करता है, और उनकी तमाम की गई कोशिशें पाकिस्तान के लिए, उस कोशिश का आगाज़ तब हुआ जब डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब के अंदर उन्होंने देखा कि पाकिस्तान जैसा एक मुल्क, उस वक्त पाकिस्तान का नाम भी डिसाइडेड नहीं था, लेकिन उन्होंने एक मुल्क देखा जो कि मुसलमानों के लिए एक आज़ाद इस्लामी रियासत था। इस ख्वाब का ज़िक्र उन्होंने अपने करीब के तमाम लोगों से किया और उन्हें बताया कि मैंने एक ख्वाब देखा है जिसमें मुसलमानों के लिए एक आज़ाद मुल्क मैंने देखा है। उस टाइम पे डॉक्टर अल्लामा इकबाल बड़े सग़ीर में थे, पाको हिंद इकट्ठा होता था, अंग्रेज़ की हुकूमत थी, और जो भी यहाँ सिचुएशन चल रही थी उसके अकॉर्डिंगली मुसलमान पसमानदा थे। इसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, उन्होंने अपनी सरतड़ कोशिशें की, उनके साथ मौजूद लोगों ने कोशिशें की और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस ख्वाब के देखने के चंद साल बाद अपने खालिक की हकीकी से जा मिले, लेकिन उनकी तमाम तर कोशिशें, उनका देखा गया ये ख्वाब हकीकत बना, और पाकिस्तान आज इस पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ममलिकत के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पे आज़ाद अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें किसी किस्म का कोई खौफ और किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हमारे ऊपर हिंदू या कोई और किस्म की कौम यहाँ पे मुसल्लत हो और वो हमें यहाँ पे आज़ादाना अपनी किसी किस्म की इस्लामी हमारे मज़हब की किसी किस्म की किसी रिवायत के ख़िलाफ़ या कोई भी चीज़ से हमें रोका जा सके। जिस तरह हम बहुत से ममालिक में देखते हैं कि मुसलमान पर आज मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, मुसलमान पसमानदा हैं। ऐसे मुल्कों में जहाँ मुसलमानों के अपने मुल्क होने के बावजूद भी वहाँ पे मुख्तलिफ़ कौमें, मुख्तलिफ़ बड़े ममालिक के असरात हैं, उनकी अफवाज वहाँ मौजूद हैं, वो उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं और वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई नेक इंसान थे, एक ऐसी शख्सियत थी कि अल्लाह ने उन्हें ख्वाब में आगाही दी इस पाकिस्तान की। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी पे कई किताबें लिखी जा सकती हैं, कई लोगों ने बहुत कुछ डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के लिए लिखा और आज भी वो सब के दिलों में बस रहे हैं। और जब तक ये पाकिस्तान है और जब तक ये तमाम मुसलमान हैं, डॉक्टर अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ को हमेशा याद रखेंगे। शायर मशरिक़ का लक़ब इसलिए दिया गया कि आपकी शायरी इस कदर इनकलाबी शायरी थी नाज़रीन, आज भी अगर आप उनके अशार को पढ़ें तो यूँ महसूस होता है जिस तरह आज के दौर के अंदर कोई शायर बैठा उन शेरों को लिख रहा है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल इस कदर अपनी उनकी ज़हनियत, उनका सब कुछ इस कदर क्या आज के दौर तक के लिए भी उनकी तमाम शायरी जो है वो यहाँ पे उसका असर था उस दौर के अंदर, जो उन्होंने बातें की। यूँ ही महसूस होता है आज इस दौर के अंदर, इन हालात के अंदर जहाँ पे आज हम मौजूद हैं, यूँ महसूस होता है कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल हमसे आज कलाम कर रहे हैं, हमें आज बता रहे हैं, आज हमारी इस्लाह कर रहे हैं कि हमें किस तरह से आज अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अब बात करेंगे आज इकबाल के शाहीनों की। एक खुशखबरी, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड के साथ हमारा सेमीफ़ाइनल था। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने, शाहीनों ने एक तोहफ़ा दिया पूरी कौम को। नाज़रीन, 92 का वर्ल्ड कप अगर हम याद करें तो तब भी हालात कुछ ऐसे ही थे। पाकिस्तान की ज़िम्बाब्वे के साथ शिकस्त, ज़िम्बाब्वे से हारना, यूँ लगता था कि सुपर 12 में ही पाकिस्तान की टीम बाहर हो जाएगी और आगे सेमीफ़ाइनल तक रसाई भी ना हो सकेगी। लेकिन मौजूदन साउथ अफ्रीका की हार, साउथ अफ्रीका का नीदरलैंड से हारना और पाकिस्तान का सेमीफ़ाइनल में पहुंच जाना, क्योंकि पाकिस्तान ने ज़िम्बाब्वे से हारने के बाद इंतहाई बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और स्पेशली आज के मैच में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की ऐसी परफॉर्मेंस शायद पिछले तमाम मैचेस से कंपैरेटिवली इट वाज मच बेटर इन दिस मैच, और बड़े ही अच्छे तरीके से मैच जीता गया। वो जोड़ी बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान की, जो हमेशा से ही पाकिस्तानियों की और पूरी दुनिया की बेहतरीन फेवरेट जोड़ी है इस दौर
दौर के अंदर, क्योंकि ऐसे ओपनर्स, ऐसी ओपनिंग पार्टनरशिप देने वाले कम लोग इस टाइम पे जो है वो दुनिया क्रिकेट में मौजूद हैं। सो बाबर आजम और रिजवान ने, कप्तान ने आज अपना पूरा किरदार अदा किया। बाबर आजम ने कुछ बातें भी की, क्योंकि बाबर आजम को बहुत तनकीद का सामना करना पड़ रहा था। आज बाबर आजम का ये बयान देना और ये कहना कि तनकीद करने वाले इंजॉय करें, हम फाइनल में पहुँच गए हैं। सो ये बाबर आजम की जो एक उनकी तरफ से जो उनकी स्टेटमेंट थी वो बड़ी ही पॉजिटिव थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज और होनी भी चाहिए, क्योंकि फ़ाइनल शायद आपका इंडिया के साथ या इंग्लैंड के साथ हो, तो यू नीड दैट मोमेंटम, यू नीड दैट बॉडी लैंग्वेज, और आपने वो कॉन्फिडेंस और वो सब कुछ होना चाहिए है जिसके थ्रू आप फ़ाइनल खेलें और फाइनल खेल के इस कौम को एक और वर्ल्ड कप दिलवाएँ। वर्ल्ड कप इसलिए इम्पॉर्टेंट है नाजरीन, आज के दौर में अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप के नाम पे एक शख्सियत, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, 92 का वर्ल्ड कप इमरान खान ने पाकिस्तान को दिलाया, तो इमरान खान दुनिया में एक इंतहाई मशहूर शख्सियत उस वर्ल्ड कप की बिना पर बने। उस वर्ल्ड कप की बिना पर इमरान खान ने आगे अपने आप को यूटिलाइज़ किया और उसी फेम को और उसी सेलिब्रिटी जो वो बन गए और उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कई अच्छे काम इस मुल्क के अंदर किए। उनकी शादियां होना, उनका इस मुल्क के अंदर हॉस्पिटल डेवलप करना, बहुत सी चीज़ें करना, ये सब बहुत मुस्बत काम थे जो उन्होंने किए। और शायद जब वो हॉस्पिटल बना रहे थे तो उस टाइम लोगों ने उन्हें कहा भी कि आप ये हॉस्पिटल नहीं बना सकते, अगर आप कोशिश भी करेंगे तो ऐसा हॉस्पिटल शायद डेवलप नहीं हो पाएगा। इमरान खान सर तोड़ कोशिशें करते रहे, लोगों से चंदा इकट्ठा किया, पूरी दुनिया से फ़ंड रेजिंग की और शौकत खाना बना लिया। उसके बाद इमरान खान का ये सफ़र जारी रहा और इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म 2018 के अंदर बने। जब 2018 में वज़ीर आज़म बने नाजरीन, तो यहाँ पे इस मुल्क के अंदर साबिक पार्टीज़ जो पहले इस मुल्क में इक़्तिदार पर थी, उन सब पार्टीज़ ने 2018 के इंतखाबात को मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम तमाम इलेक्शंस को रद्द करते हैं। ये जो इलेक्शंस 2018 का इंतखाब हुआ है, शायद ये धांधली की वजह से हुआ है, ये जो पार्लियामेंट है ये बोगस है, ये फ़ेक है, हम इसको नहीं मानते और हम दोबारा इलेक्शंस का मुतालबा करते हैं। अब नाज़रीन, इलेक्शंस का मुतालबा ये पार्टियां तब तक करती रहीं जब तक इस मुल्क में एक सो कॉल्ड रिजीम चेंज जो हुआ, और हम सब ने देखा कि रिजीम चेंज वाली सिचुएशन हुई यहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू। एक कहने को तो वाकई में जो काम किया गया, ज़ाहिर है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू किया गया, फ्लोर क्रॉसिंग की गई। हमारे मुल्क में शायद फ्लोर क्रॉसिंग को इतना बुरा नहीं समझा जाता, क्योंकि ये रूटीन मैटर बन चुका है। अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें, उन ममालिक की बात करें जहाँ डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर इस फ्लोर क्रॉसिंग को इंतहाई मुजरिमाना समझा जाता है, क्योंकि ये तमाम लोग जिन्होंने फ्लोर क्रॉस किया ये इमरान खान के नाम पर पार्लियामेंट के अंदर आए, इमरान खान के नाम पर वोट लिए, और वोट लेने के बाद अगर इनको, मेरे मुताबिक, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि इन्हें चाहिए ये था, अगर इनका इख्तलाफ था इमरान खान के साथ या वक्ती पार्टी के साथ, इन्हें रिज़ाइन करना चाहिए था। इनको चाहिए था कि ये रिज़ाइन करते, दोबारा से इलेक्शन कंटेस्ट करते, और अगर आज़ाद जीतते तो फिर जिस पार्टी में चाहते शमूलियत इख्तियार करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे इन लोगों ने फ़ौरन से पार्टी स्विच की और कोशिश की कि एक नई हुकूमत को लाया जाए। इस सब के नतीजे में जिस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब ने खुलकर बयान दिया, और उनके इंटरव्यूज़ भी इस टाइम पे भी अवेलेबल हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब शायद नहीं जानते थे कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब, जिनको सियासत का गुरु भी कहा जाता है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बताया और उन्हें खुशखबरी दी कि मैं आपको साथ मिल के आपको वज़ीर आज़म बनाऊँगा, और ऐसा ही हुआ। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए और पहली बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। इससे पहले उनके भाई जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इस मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रहे। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने अपने टेन्योर्स में बहुत से अच्छे काम भी किए, लेकिन उन्हें काफ़ी दफ़ा बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और जो कुछ हुआ उसमें उन्होंने डिफरेंट तयनाती की, आर्मी चीफ़ की, बहुत कुछ किया अपने टेन्योर्स के अंदर, वही चीज़ें उनके सामने आईं और सारा मामला इसी तरह चलता रहा। अब नवाज़ शरीफ साहब के बाद पहली बार ये मौका शहबाज शरीफ साहब को मिला, जो मिला शायद उन हालात के अंदर के सिचुएशन बड़ी ऑड थी, ऐसा होना नहीं चाहिए था। चाहिए तो ये था कि इमरान खान अपने 5 साल पूरे करते, और 5 साल पूरे करके इस मुल्क से दोबारा से जब इलेक्शंस का टाइम आता, इलेक्शंस किए जाते, और फिर जो पार्टी जीतती उसको इक़्तिदार में आना चाहिए था। लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ, उसके बाद इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की पार्टी, जो इस टाइम पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, उसको मौका मिला कि वो आज तक इस मामले पे सरापाए एहतजाज हैं। आज अगर हम सिचुएशन रोड्स पे देखें नाजरीन, तो यहाँ पे लोग
परेशान हैं, लोगों के कारोबार बंद हैं, हमारे मुल्क की मईशत सैलाब की तबाहकारियों से मुल्क की मईशत पहले ही तबाह है, हमारे पास अनाज की कमी है, हमारे पास यहाँ पे फ़ंड्स की कमी है, हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो इम्पैक्ट जो पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया उस सब का खमियाजा अभी हम भुगत रहे हैं। इसके बावजूद मज़ीद बुराई से बुराई की तरफ हमारी मईशत जा रही है। उसके अंदर पाकिस्तान की पार्टी पीटीआई का वहाँ पे होना और पीटीआई का लॉन्ग मार्च करना और लॉन्ग मार्च की वजह से इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला होना, उस कातिलाना हमले होने के बाद उसके अंदर उनका ज़ख्मी हो जाना और ज़ख्मी होने के बाद उनका ये मुतालबा करना कि मेरे कहने पे एफ़आईआर की जाए। एफ़आईआर के अंदर उन्होंने जिन लोगों को नामज़द किया, अब वो सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो गई इसलिए कि जो नाम वो लेते गए। हालांकि नॉर्मली अगर हम किसी भी माहिर कानून से जानने की कोशिश करें, जो हमारे साथ अभी कुछ देर में अवेलेबल भी होंगे, हम उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो एफ़आईआर कराई जाती है मुद्दई की मर्ज़ी होती है कि जिसका नाम चाहे वो जैसे चाहे उसका इंदराज करा सकता है, या इस पे कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अब वक्ती सिचुएशन में पीटीआई की पूरी क़यादत मुतहर्रिक है। वो कहते हैं कि हम इस लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू करेंगे, अवाम जैसे मर्ज़ी परेशान होती रहे, अवाम जैसे मर्ज़ी अपने हालात को ख़ुद से बर्दाश्त करे। वो गरीब आदमी जो शायद इस मुल्क के अंदर कोई अपना किसी किस्म का सरमाया नहीं रखता, उसके पास यहाँ पे बहुत सी ऐसी, यानी हम अगर अपने मुल्क की बात करें तो शायद 60-70% 80% तक वो लोग होंगे जो बहुत परेशान हैं। और इन सब हालात के अंदर अब जो सिचुएशन हमारी इस मुल्क में चल रही है नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनका दौरा मिस्र चल रहा है। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ के अंदर गेस्ट मौजूद होंगे, इंतहाई मारूफ शख्सियत हैं मिलाही बंदयाल साहब, नून लीगी रहनुमा हैं, और करम अलाई साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आप हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे और हम कुछ सवाल करेंगे आपसे नाज़रीन। ज़ाहिर है सहाफ़त का हुस्न ये है कि सवाल जिस किस्म के भी हों, सख्त हों या नरम हों, सख्त सवाल ही किए जाते हैं। हमारा काम है आपसे सख्त सवाल करना और आपने उनका जवाब देना है, ये ही सहाफ़त का हुस्न है। अगर कोई नरम सवाल किए जाएँ या किसी की साइड ली जाए तो मेरा ख्याल है कि ये सहाफ़त की नफ़ी होगी। सो मैंने जो बातें की, मैं अब जो भी तनकीद करूँगा नून लीग पे भी करूँगा और करम अली बंदयाल साहब से कोशिश करूँगा कि इन सब का जवाब लिया जाए। और इंतहाई हम्बल, इंतहाई मारूफ शख्सियत हैं और मुझे उम्मीद है कि वो इसका जवाब देंगे। बात हम स्टार्ट करेंगे शहबाज शरीफ साहब का मिस्र का दौरा बड़ा भरपूर तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने दौरा मुकम्मल किया मोहम्मद बिन सलमान के साथ और बाकी ममालिक की अहम शख्सियात और वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट्स के साथ उनकी जो मुलाकातें रहीं वहाँ पर, उसमें पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुस्बत और इंतहाई पॉजिटिव चीज़ें हमें नज़र आईं। उन चीज़ों के बरक्स उन चीज़ों की वजह से हमें ये महसूस होता है कि शायद आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जाए, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए। मोहम्मद बिन सलमान 21 नवंबर को पाकिस्तान का दौरा करना चाहते हैं, लेकिन अब जो यहाँ पे हमारे यहाँ सिचुएशन चल रही है, लॉन्ग मार्च जारी है, पीटीआई की क़यादत कहती है जो मर्ज़ी हो जाए, हमने पीछे नहीं हटना, हम अपना लॉन्ग मार्च कंटिन्यू रखेंगे। इमरान खान साहब भी इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं और वो भी यही कहते हैं कि हम अपना इस लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू करेंगे तब तक जब तक कि नए इलेक्शंस की डेट अनाउंस नहीं हो जाती। हम जानने की कोशिश करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकातें हैं लंदन, चूँकि वो अपने भाई मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो इस मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रहे, इंतहाई अहम शख्सियत हैं, हर शख्स उनको जानता है, और अब शहबाज शरीफ साहब का लंदन उनके पास जाना, क्या वजूहात हैं, क्या वो कुछ अहम फ़ैसलों के लिए वहाँ पर गए हैं, इस सब के लिए हम जानेंगे करम अली बंदयाल साहब से। जी सर, आपका क्या इस बारे में थोड़ा सा व्यू दीजिएगा कि शहबाज शरीफ साहब का दौरा, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के पास जाना, क्या ख्याल है आपका सर, और आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि वो किस लिए वहाँ पर गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे टाइम दिया। तो मैं समझता हूँ कि आज अल्लामा इकबाल का डे भी है और इस खुशी के दिन में हमें पाकिस्तान की जीत भी मुयस्सर आई। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब से वज़ीर आज़म बने हैं, उन्होंने अपनी पूरी तवानाई, जैसे उन्होंने पंजाब में काम किया, अब वो पूरी तवानाई के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान का पूरा जो सिलसिला है उसको आगे लेके जा रहे हैं। जहाँ तक आपने फरमाया कि जी वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से मिलेंगे, वो हमारी पार्टी के कायद हैं और जिस तरीके से उनको इलेक्शन में आउट किया गया, और अब ये जो धरने हो रहे हैं या ये सारा कुछ, ये 14 में भी हुए थे धरने, और 14 में क्या हुआ था कि चाइना के सदर यहाँ तशरीफ़ लाने थे और वो सारा सिलसिला जो था वो रुक गया।
जी बिल्कुल। अब ये है कि अब दोबारा आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान फिर एक डगर पे चला है, तो अब फिर ये धरने शुरू हो गए हैं, कितने लोग परेशान हैं। कल ताजरों का भी ये सारा प्रोग्राम मैंने देखा, मैं खुद गया था माल रोड पे लाहौर में, तो वो भी बेचारे परेशान हैं, कोई बंदा कारोबार नहीं कर सकता। और इस तरह की सूरत हाल, फिर इन्होंने ये हुक्म जारी किया कि जी अब हम, चूँकि आवाम का प्रेशर भी आया कि अब हम जनाब सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये इनको चाहिए कि जब हमारी जो पार्टी सारी मिल के कह रही थी कि इलेक्शन बोगस हुए हैं और इसमें कोई शक व शुबा ही नहीं है, अब तो ये जिन्होंने बोगस करवाए हैं वो भी परेशान हैं कि हमने ये क्या फ़ैसला किया। मैं अगर आपको अपने हलके की भी मिसाल दूं तो सारा कुछ मेरे तो सामने हुआ है कि जी इनको जितवाने के लिए, और हमें अप्रोच किया गया पीटीआई की तरफ से कि जी पीटीआई का टिकट लें, और हमारे जो पोलिंग एजेंट थे उनको बाहर निकाल दिया गया। जिस तरीके से ये 18 का इलेक्शन हुआ है पूरी दुनिया जानती है। और अब आके जब उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठा लिया है कि वो न्यूट्रल हो गए, तो मैं समझता हूँ कि पूरी हमारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन का तो यही एक मिशन था कि जनाब ये अपना आइन के तहत सारे इदारे काम करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज को भी रियलाइज़ हुआ है और उन्होंने कहा है कि जी हम बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि उस हिसाब से तो हम बिल्कुल मुतमईन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक सही डगर पे जाएगा इंशाअल्लाह। जी, यानी करम अलाई बंदियाल साहब, आपका कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने की, और आपने बताया कि गालिबन 2018 के जब इलेक्शंस थे उस टाइम पे आपको भी अप्रोच किया गया पार्टी स्विच करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है पीटीआई के अंदर शामिल होने वाले बहुत से लोग, कुछ का ताल्लुक नून लीग से था, कुछ का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, उन्होंने अपनी पार्टीज़ उस वक्त स्विच की थी और पीटीआई ज्वाइन की थी। तो आपने एक इंकशाफ किया कि आपको भी उस टाइम रब्ता किया गया था पार्टी स्विच करने के लिए? जी, मुझे भी ये रब्ता किया गया, बल्कि मेरा फिर पूरा जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसको बिल्कुल ही उल्ट सा बना दिया गया। बिल्कुल वो फिर हमारी ना कोई फिर कोर्ट ने बात सुनी, ना इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त की बात सुनी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन भी मेरिट पे काम कर रहा है, तो जो चीज़ें मेरिट पे हो रही हैं उस पे पीटीआई का यही खप रौला है कि जनाब अब ये सिलसिला उसी तरीके से हो और हम पे हाथ रखा जाए और हमें फिर से कुर्सी दिलवाई जाए। और जो हुआ था अपना अदम एतमाद, वो एक आइन के तहत हुआ था ना, वो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी इनको उतारा गया था। और जैसे आप पहले फरमा रहे थे कि जी ये लोटा करेसी जो है, इसको तो हम भी बुरा समझते हैं। हर जमात को चाहिए कि ऐसे लोगों को दोबारा कंसिडर न करें। लेकिन आप ये देख लें कि पहले पंजाब में इन्होंने किया, हमारे 4-5 बंदे इन्होंने तोड़े, और तोड़ के तो फिर अब बाद में ये सिलसिला जो है ये सारी जमातें करती हैं, नहीं करना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। बिल्कुल सही। हमारे साथ राजा आमिर साहब हैं, माहिर कानून हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं। हम उनसे कुछ पॉइंट्स जानने की कोशिश करेंगे। राजा साहब, ये बताइएगा कि इस टाइम पे इमरान खान साहब की जो एफ़आईआर उनके कहने पे दर्ज हुई, अब मुद्दईयत में तो एसएचओ मुद्दई है, पुलिस खुद मुद्दई बन गई, क्या ये एफ़आईआर इमरान खान साहब की मुद्दईयत में दर्ज नहीं होनी चाहिए थी? और क्या अब भी इसका कोई हल है, कोई सोल्यूशन है? जिस तरह इमरान खान और पूरी पीटीआई सरापा एहतजाज हैं कि हम इस एफ़आईआर को नहीं मानते, सो इज़ देयर अ सोल्यूशन आउट दैट इस एफ़आईआर को चेंज किया जा सके या एक और एफ़आईआर की जा सके? सर, इस पर रोशनी डालिएगा प्लीज़। देखिए, जहाँ तक पहली बात है, कानूनी तौर पर एफ़आईआर को चेंज नहीं किया जा सकता। फिर जो दूसरी एफ़आईआर की बात है जी, तो उसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है कि एक ही इंसिडेंट के बारे में 2 मुख्तलिफ एफ़आईआर नहीं होती। जी बिल्कुल ऐसे है। एफ़आईआर एक ही होगी। हाँ, अब ये अगर एक आध पॉसिबिलिटी है कि जी अगर कोई और जख्मी अपनी मुद्दईयत में कराना चाहता है तो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। अदरवाइज इनके पास एक रेमेडी है कि जी ये एक कंप्लेंट अलहदा से फाइल कर सकते हैं कि जी एफ़आईआर हमारी जो सी है वर्जन के मुताबिक नहीं है, तो हम एक कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। दैट्स अ सेपरेट प्रोसीजर, वो भी होता है। लेकिन जहाँ तक एफ़आईआर का जो वर्जन है या कॉन्टेक्स्ट है, जो नॉर्मली होता है, इट्स बीन लाइक 30 इयर्स, हमें भी हो गए, कि जहाँ पे मुद्दई मुकदमा या उसका वालिद या भाई या खुद या कुछ जो जख्मी होते हैं या जहाँ पे डेथ होती है, हमेशा उनके बयान पर ही एफ़आईआर काटी जाती है और उन्हीं की मुद्दईयत में मुकदमा जो सा है वो एफ़आईआर नंबर दिया जाता है और मुकदमा स्टार्ट होता है। एफ़आईआर कोई तफ्तीश नहीं होती, कोई मुकदमे का फैसला नहीं होता। एफ़आईआर इज ओनली
कि उससे आपने कानून को हरकत में लाना है। लेकिन इस इमरान खान साहब वाले केस में चूंकि 2 रोज डिले हो रहा था, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जी क्या वजह है कि इतने बड़े इंसिडेंट की FIR नहीं कटी, तो वो IG साहब की जी मुझे पता नहीं पंजाब हुकूमत ने रोका था, तो कानून तो IG साहब को इजाजत नहीं देता कि उनको कोई रोक सके, वो तो और पुलिस पाबंद है कि जैसे ही कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई शख्स आके इतला देता है तो उन्हें FIR काटनी पड़ती। सर एक्चुअली ये FIR अब जाहिर है वकूआ सबके सामने है। SHO साहब गालिबन जब ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे मौके पे मौजूद थे, क्योंकि मेरा ख्याल है पुलिस की सारी नफरी जो वज़ीराबाद सिटी थाने के अंदर ये FIR दर्ज की गई है, और वज़ीराबाद सिटी थाने के जो SHO थे वो गालिबन वहाँ मौजूद भी थे जिस टाइम ये वकूआ हुआ। अब उनकी मुद्दईयत में ये FIR हो गई है, जबकि असल मुद्दई जो इमरान खान हैं जिनमें मौके पर गोलियाँ लगीं और उन पर कातिलाना हमला हुआ और सबने देखा, उसकी फुटेजेस अवेलेबल हैं, वो कोई ऐसी ढकी छुपी बात तो है नहीं है। अब उन्हीं की FIR SHO की मुद्दईयत में दर्ज हो जाना, तो जाहिर है अब मुद्दई अगर पुलिस खुद होगी तो फिर इट इज़ ऑब्वियस, मतलब मैं भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि वो केस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जब मुद्दई ही पुलिस खुद बन गई है। गालिबन मुद्दई पुलिस तब बनती है जब शख्स जो है वो दुनिया में ना रहे, या मेरा ख्याल है अगर वो वफात पा जाए तो फिर पुलिस अपनी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करती है। सर ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। बिल्कुल ठीक है। तो अब सर मतलब जिस तरह PTI की क़यादत ये कह रही है कि जी जब तक अब FIR को दोबारा, चूंकि अब इस FIR को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका वे आउट क्या होगा? मतलब जाहिर है बिकॉज यू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ऑलमोस्ट 3 decades, यू टोल्ड मी दैट इट्स बीन 3 decades यू हैव बीन। देखिए इसका यही है कि एक तो वो अगर जाते हैं किसी अदालत में और कहते हैं कि जी हमें क्यों नहीं हमारी FIR ड्रॉप होने दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी IG को बुलाया है, सुप्रीम कोर्ट पूछ सकती है कि जनाब आपको मैंने FIR काटने का कहा था, तो आप मुझे एक्सप्लेन करें कि जनाब कौन सी वजूहात है कि आपने इमरान खान का जो वर्जन है वो नहीं लिया या उसके मुताबिक नहीं किया। तो अगर अदालत चाहती है तो अदालत इसको डायरेक्ट कर सकती है और कह सकती है कि ये जो सी FIR है ये दुरुस्त नहीं है। तो अब इसका काम अदालतों में, लेकिन जहाँ पे आप देख लें कि पुलिस FIR नहीं काट रही 2 दिन तक, उनके कहने पे उनकी सांस को वर्जन को नहीं लिया जा रहा, तो वहाँ FIR तो फर्स्ट स्टेप होता है, उसके बाद असल चीज तो तफ्तीश होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। तो अब हमें नहीं पता कि वो वाली पुलिस तफ्तीश क्या करेगी और क्या आगे चल के करेगी। और हमने देखा है कि ये जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं, लियाकत अली खान का देखिए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का देखिए, ये देख ले, तो इसमें तफ्तीश ऑप्टिक्स की हद तक तो नजर आती है, लेकिन अल्टीमेटली जो वाकई वजह कत्ल या वजह हमला क्या है वो कभी सामने नहीं आती, और जो ओरिजिनल कातिल होते हैं वो भी सामने नजर नहीं आते। बिल्कुल ऐसी सर आपने बात की लियाकत अली खान की असैसिनेशन की, बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन की। बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन आज उनकी पार्टी बरसरे इक़्तिदार है, उनका बेटा इस टाइम पे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं और आम लोग नहीं हैं यहाँ पे। ये अगर ये बात मानने में है किसी गरीब का या किसी कमज़ोर इंसान के घर ऐसी कोई असैसिनेशन हो गई और वो शख्स कत्ल हो गया तो उसका आज तक कोई फ़ैसला नहीं हो सका। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो का भी आज तक हमें यही नहीं मालूम कि उनके कातिल कौन थे, कौन लोग थे, क्या वो कोई खला से आए हुए लोग थे जो चले गए और पता ही नहीं चला, और आज तक उस चीज़ का कोई भी चीज़ सामने नहीं आ रही। हालांकि हमारे पास हमारे मुल्क में जो एजेंसी इदारे मौजूद हैं दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट हैं और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की असैसिनेशन होती है। बेनज़ीर भुट्टो की गालिबन अगर आपको सर थोड़ा याद हो तो उनकी जिस दिन वो कत्ल हुई हैं उससे चंद रोज़ कबल उन्होंने कुछ नाम भी दे दिए थे। उन्होंने बता भी दिया कि अगर मेरे पे कातिलाना हमला हुआ, अगर मुझे कत्ल किया गया तो ये लोग इसके ज़िम्मेदार होंगे। अब एक शख्स मरने से पहले बता जाता है कि ये लोग ज़िम्मेदार होंगे, जिस तरह इमरान खान साहब ने भी अब जिन लोगों का नाम लिया, क्या इनको शामिल तफ्तीश होना चाहिए FIR के अंदर सर? देखिए बिल्कुल, इसको जो भी नाम लिया जाता है कि जी अगर मुझे पता है कि मुझे किस पे शक है, और खासकर एक शख्स जो अपने कत्ल से पहले किसी को नॉमिनेट करता है या बताता है डाइंग डिक्लेरेशन, तो उसकी बड़ी वैल्यू होती है और तफ्तीश तो होनी चाहिए ना। तफ्तीश का मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है
कि आया, ये बात तो नहीं होती कि जी गोली चलाने वाले ये खुद थे, वो तो 109 में आते हैं वो अफराद के जी इनकी ईमा पे, इनकी कॉन्स्पिरेसी पे, इनकी वजह से ये कत्ल हुआ। इसमें ऑल तो सजा होना जरा मुश्किल होती है उसको साबित करना। पाकिस्तान में एक बदकिस्मत केस था शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का, जिनको 109 के तहत सजा दे दी गई थी। अदरवाइज बड़ा मुश्किल है कि आप ये साबित करें कि जी इन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी हैज की थी और उसका एविडेंस भी मौजूद हो। तो बहरहाल अब इसकी जो हुकूमत ने ये जो FIR नहीं कहती, तो इसका एटलीस्ट ये होगा कि इमरान खान का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो कमजोर होने की बजाय मजीद मजबूत होगा, और वो दुनिया को यही बताएंगे, इंटरनेशनल मीडिया को भी, यहाँ पाकिस्तान में भी, कि जनाब ये देख लीजिए कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर की अपने ही इक़दाम में कत्ल के जो उनके पे हुआ है उसकी वो अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर FIR नहीं करा सकता, तो फिर उस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की क्या हैसियत होगी? सर, इस पे जस्टिस साहब ने भी बल्कि एक अहम बयान दिया, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। उन्होंने कहा कि ये मुल्क इशराफिया का है। अगर इमरान खान साहब ज़ाहिर है साबिक़ वज़ीर आज़म और शायद इस मुल्क के इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर भी वही हैं, और हर वाक़े के अंदर हर जगह पर उनका नाम और उनको हर शख्स ऑलमोस्ट इस मुल्क के अंदर जानता है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर उन्होंने 4.25 साल हुकूमत की, और उस हुकूमत के बाद से वो मीडिया पर और हर तरफ तब से ही जो है वो एक्टिव हैं और नज़र आते हैं हर स्क्रीन के ऊपर, हर जगह के ऊपर, क्योंकि तब से ही वो एक नई कोशिश में जुट गए कि शायद मुझे मेरी हुकूमत जिस तरह से ख़त्म की गई, जो शायद अगर देखा जाए तो एक लिहाज से ज़्यादती भी है जो उनके साथ की गई। उन्हें 1.5 साल और अगर टाइम टेन्योर पूरा करने भी दिया जाता तो हालात जो चल रहे थे मज़ीद क्या उन्होंने कर लेना था इस 1.5 साल के अंदर, और एक अच्छी तरीके से इलेक्शंस होते तो मेरा ख्याल है इस मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना होती। लेकिन अब जो कुछ हुआ उसके बाद ज़ाहिर है इमरान खान साहब को भी एक मौका मिल गया, और अब वो जिस मौक़िफ़ पे बैठे हैं और अवाम भी उनके मौक़िफ़ का साथ दे रही है, जो लोग उनके चाहने वाले, उनके पसंद करने वाले हैं, वो इस वक्त उनके साथ हैं। और बहुत से लोग ऐसे जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास वसाइल ना होते हुए भी वो उनका साथ दे रहे हैं। और अब मकसद ये है कि अब इस टाइम पे PTI की गवर्नमेंट, सर आप चूँकि इस्लामाबाद में आप अवेलेबल हैं और आप वहाँ की सिचुएशन देख रहे होंगे कि इस टाइम PTI ने जगह जगह वहाँ पे पिंडी से इस्लामाबाद के जितने भी तमाम एंट्री पॉइंट्स हैं उन पे वहाँ पे धरना दिया हुआ है, उनको ब्लॉक किया हुआ है। थोड़ा सा सर बताइएगा कि इस सिचुएशन के अंदर वहाँ पे आप क्या अभी देख रहे हैं कि लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वहाँ पे? देखिए जी, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं कि जब आप ब्लॉकेट्स होते हैं, जब रोड्स बंद होंगी, तो जो इलाका मकीन होंगे या जो स्टूडेंट्स होंगे, पर्टिकुलरली जो लोग बीमार होते हैं, जो एम्बुलेंसेस होती हैं, और जिन्होंने ट्रैवल करना है या जिनकी सरकारी जॉब्स होती हैं, उन्होंने अपनी नौकरी पे पहुंचना है, किसी के अगर पेपर्स हो रहे हैं तो उस स्टूडेंट्स ने पेपर देने हैं, तो ये तो बहुत तकलीफ होती है। और इस चीज़ को ज़रूर जितनी भी एजिटेशंस होते हैं उनको ज़हन में रखना चाहिए। और यही वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और एक बड़ा तफसीली फैसला दिया हुआ है कि एजिटेशन के लिए उन्होंने 1-2 जगहें मार्क करती हैं कि ये परेड ग्राउंड है या एक और जगह है, यहाँ पे आके एजिटेशन करिए। लेकिन रोड ब्लॉक्स होना, ये इससे में कोई दूसरी बात नहीं कि इससे शहरियों को तकलीफ के अमल से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि इमरान खान साहब वो शख्स हैं जिन्होंने हमेशा अवाम का साथ देने की और अवाम की फलाह की बात की, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा उनकी बातों के बरक्स है जो सिचुएशन अभी चल रही है, क्योंकि परेशान अवाम हो रही है। और आज शेख रशीद साहब का बयान मैं आपसे शेयर करता हूँ। शेख रशीद साहब ने कहा कि रावलपिंडी आने में ताख़ीर अहम हिकमत अमली है। अब आप ये देखेंगे शेख रशीद साहब का हिकमत अमली कहना, इसको ज़ाहिर है हिकमत अमली होगी भी इन लोगों के लिए। नहीं, वो जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं रावलपिंडी आने में ताख़ीर, वो उस लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं। जी, मैं लॉन्ग मार्च की बात कर रहा हूँ कि सर अवाम पिस रही है, अवाम तंग है, इनकी ताख़ीर 2 दिन 4 दिन 5 दिन। यहाँ पे ऐसे गरीब लोग हैं जिन बेचारों के पास अपना कोई रिजर्व नहीं है, उनके पास कोई इतने पैसे नहीं है कि वो 2-4 दिन भी गुजार सकें। तमाम कारोबार बंद है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, जितने
जितने भी कारोबारी हजरात हैं सब परेशान हैं, मजदूर तबका, गरीब आदमी इस कदर परेशान है कि वो बेचारे। देखिए, एक बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन सारे पाकिस्तान का इससे ताल्लुक नहीं है। इससे पहले भी जो लॉन्ग मार्च हुई है वो आप देखेंगे कि एक सुबह में होती थी, रात को खत्म हो जाती थी, मोटरवे पूरी की पूरी खुली थी। अब तो इन्होंने ये जो पिंडी के पास जो मोटरवे पे काम किया हुआ है या पिंडी में जो काम है उससे प्रॉब्लम हो रहा है। अदरवाइज जो लॉन्ग मार्चेस हैं वो तो अगर उसको इस अंदाज में लाएं कि ट्रैफिक जैम अगर नहीं होता तो ये किसी भी पार्टी का या अफराद का एक आईनी उनके पास राइट है। कानून और आइन इस चीज की राइट टू असेंबल, राइट टू ये जो इसका जुलूस है और राइट टू मूवमेंट, ये सारा देता है। तो इसको सिर्फ ये है कि किस अंदाज में करना है। अब अगर कुछ ऐसी जगह होगी है कि जी अवाम कंट्रोल से बाहर है, तो जहां कंट्रोल से बाहर होती है फिर लीडर्स का फर्ज होता है कि उसको कंट्रोल करें, और ये हिकमत अमली दोनों तरफ से होती है। खासकर हुकूमत का ज्यादा ड्यूटी होती है कि वो जो मासेस बाहर निकले हुए हैं उनकी जो प्रोटेस्ट है या उसकी जो वजह है उसको एड्रेस करे, और अल्टीमेटली इन चीजों को देखें कि जी ये अवाम जो निकली हुई है ये क्या चाहती है। अगर अवाम वाकई ही इस मुल्क में जो इमरान खान साहब ने अभी रिजल्ट्स दिखाए हैं कि जी उन्होंने बाय इलेक्शंस में 75% सीट्स ली हैं, और अगर अवाम ये कोई जेन्युइन मुतालबा कर रही है कि जी हम इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर बैठ जाना चाहिए, तमाम लोगों को सोचना चाहिए और उसके बाद इस पे कहेंगे जी ठीक है। अगर अवाम अर्ली इलेक्शंस मांगती है तो फिर दुनिया में बहुत से ममालिक में अर्ली इलेक्शंस भी होते हैं, ये चीज़ें जी बिल्कुल। हमारे सामने इस टाइम बरतानिया को देखें, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे 2 माह के अंदर 3 वज़ीर आज़म तब्दील हो गए, और हर वज़ीर आज़म ने जाते हुए यही कहा कि अगर मेरे जाने से मुल्क में कुछ बेहतरी आ सकती है तो मुझे इस सीट का कुछ नहीं करना, आई वुड लाइक टू रिज़ाइन, एंड ही रिज़ाइंड। सो देयर इज़ अ 3rd प्राइम मिनिस्टर इन 2 मंथ्स ब्रिटिश, यानी मैं उस मुल्क की बात कर रहा हूँ जो शायद पाकिस्तान दुनिया में एक वन ऑफ द बेस्ट मुल्क और एक बड़ी इकोनॉमी समझा जाता है। अब हमारे साथ स्टूडियोज़ में करम अलाई बंदियाल साहब मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बंदियाल साहब ये बताइएगा कि जाहिर है पीटीआई इस टाइम यही चाह रही है इलेक्शंस कॉल कर दिए जाएं। इलेक्शंस जो है क्या प्रॉब्लम है इलेक्शंस जो है वो अर्ली करवाने के अंदर, और अगर पीटीआई की डिमांड आप मांग लेते हैं, आप उस चीज़ के ऊपर जो है वो इलेक्शंस को 3 माह, देखें कितने महीने रह गए हैं, कोई 2-3 माह जल्दी भी कराने पड़ जाएं इलेक्शंस, तो ये अवाम जो सड़कों पर सरापा एहतजाज है ये इलेक्शंस के लिए, वोटिंग के लिए रोड पे निकलेंगे और इस तरह से नहीं निकलेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? और सर क्यों नहीं कर देते हैं इलेक्शंस अर्ली? और खान साहब की बात क्यों नहीं मान लेते हैं? देखें, पहली बात तो ये है जी कि बड़ा दुख हुआ है जो हादसा हुआ है, चाहे इमरान हो कोई भी हो, तो वहाँ कीमती 2 जानें भी शायद गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर शख्स जो है ना इस हादसे से परेशान हुआ है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है इलेक्शन का, तो यही डिमांड जो है ये हम भी करते थे जब इमरान साहब थे कि जी आपने जो इलेक्शन जीता है, आपको जितवाया गया है, तो आप मेहरबानी करें आप आके तो इलेक्शन करवाएं। तब तो ये मान नहीं रहे थे। जहाँ तक ताल्लुक़ है अवाम का, अवाम तो नहीं चाहती कि जी इलेक्शन हो, चूँकि अब इलेक्शन हो भी नहीं सकते कि पूरा सिंध बलूचिस्तान आप देख लें कि सैलाब में डूबा हुआ है। ये कोई एक आध सीट का तो इलेक्शन होता तो करवा भी देते। दूसरी बात ये है कि इमरान साहब जब ये दूसरी जमातों के साथ बैठने को भी तैयार नहीं, जब ये बैठेंगे आपस में मिल बैठ के, तो ये तो शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन में थे तब भी उन्होंने कहा था कि आओ मिलके हम पाकिस्तान की जो मईशत है उसके लिए हम अपना आपको पेश करते हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन उनका जो एक मेयार है वो शायद हमारे से बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारे साथ बैठना ही नहीं चाहते। अब बैठ के ही तो पूरी जमातें, अब 12-13 जमातें जब कह रही हैं कि जनाब बैठें आप हमारे साथ आके बैठ के तो बात करें, इलेक्शन अर्ली भी हो सकते हैं। लेकिन एक बंदा कहे कि जी ये सब चोर हैं, और अब मतलब है अगर मैं बात करूंगा तो फिर चोरी साबित तो आपकी हुई है ना, उनकी तो चोरी साबित नहीं हुई। ज़बानी कलामी आपने 4 साल आपने उनको चोर कहा, हमने बर्दाश्त किया, आपने उनको जेलों में डाला, हमने बर्दाश्त किया, लेकिन आप कुछ निकाल भी तो नहीं सके ना। राना सनाउल्लाह साहब पे 15 किलो की हेरोइन डाल दी, आप साबित नहीं कर सके। लेकिन ये है ना जी, ये चीज़ें जब तक ये ख़त्म नहीं होंगी, इसी तरीके से आप सारे मिलजुल के करेंगे तो पाकिस्तान भी अमन का गहवारा बनेगा। हम तो ये चाहते हैं, बेशक आके बैठे और बैठ के तो बात करें। अब वो गालियां देने पे शुरू हो जाते हैं, जो भी
जिसका भी नाम लो वो कहते हैं मैं सादिक और अमीन हूँ और बाकी सब जो हैं चोर हैं। इसमें तो कोई बंदियाल साहब ने बड़ी अच्छी बात की। यहाँ पे हम इस डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम सीनियर नून लीग रहनुमा करम अलाई बंदियाल साहब से डिस्कशन कर रहे थे और यही बात चल रही थी जिस तरह से उन्होंने बताया कि ज़ाहिर है इस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है, इलेक्शंस के अंदर इलेक्शन 6 माह बाद हो जाएं, 8 माह बाद हो जाएं, 2-3 माह से क्या फ़र्क पड़ेगा। ज़ाहिर है नून लीग की जो मकबूलियत अभी है और 3 माह के अंदर उस पर कितना फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जो हमारा सिस्टम जा रहा है। इसहाक डार साहब नए वज़ीर ख़ज़ाना आए, इनसे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब थे। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ी कोशिशें की और उन्होंने अवाम को यही कहा कि मैंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था और हमें महंगाई करनी पड़ी, हमारी मजबूरी थी। IMF की शराइत को मानना और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाना, यहाँ पे पेट्रोल डीज़ल और डॉलर का इस कदर जम कर जाना, ये सब सिचुएशंस हमें फ़ेस करनी पड़ी। क्योंकि ज़ाहिर है जब दौर इमरान खान साहब का था तो उस टाइम पे पेट्रोल 150 पे मेंटेन था, डॉलर की जो कीमत है वो गालिबन 180 को एक बार टच की और फिर 170-75 पे फ्लक्चुएशन में ही कहीं पे स्टेबल थी और इससे ज़्यादा बड़ी नहीं। जबकि उन्होंने कोरोना भी फ़ेस किया, उन्होंने बहुत से मुश्किल हालात फ़ेस किए और उस सब के बावजूद उन्होंने चीज़ों को स्टेबलाइज़ रखा। नई हुकूमत आई और ये वही हुकूमत है जो लॉन्ग मार्च किया महंगाई के नाम पर। इन्होंने जगह जगह मुजाहिरे किए। मौलाना फजलुर रहमान जो सदर थे PDM के, बड़े बड़े लॉन्ग मार्चेस उन्होंने भी किए, सब कुछ किया। उनके लॉन्ग मार्च को हमेशा वेलकम किया गया, कभी इस तरह की रुकावटें नहीं डाली गई। जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब का अभी हमारे सामने मौक़िफ़ आया और उनकी स्टेटमेंट्स हम आए रोज़ सुनते रहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब जब गुफ्तगू करते हैं और लोगों पे शेलिंग और लोगों पे तशद्दुद की बात करते हैं तो सिर्फ़ इमरान खान या PTI के लोग नहीं होते। आप याद रखिए कि उनके साथ अवाम भी मौजूद है, अवाम में हम जैसे लोग भी मौजूद होते हैं और ऐसे लोग जो देखे चाहते ना चाहते भी फ़ैन फॉलोइंग, हर किसी का अपना राइट है, वो किसी को पसंद करे ना पसंद करे। वो शायद आपके मुताबिक बहका हुआ भी हो इमरान खान के साथ आके, इमरान खान की बात सुन के आप ये समझते हो राना साहब कि शायद ये शख्स बहका हुआ है, ये एक गलत शख्स को फॉलो कर रहा है। लेकिन फिर भी मेरे मुताबिक आपका उन पे शेलिंग करना और आपका उन पे इस तरह से तशद्दुद करना और फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मुस्कुराते हुए, हंसते हुए और इस तरह की बातें करना कि मैंने जहाँ पे 500 शेल मारने थे 550 मारे और मैंने ये किया। मारे किस पे? अवाम पे मारे। अवाम कौन है? जिनके टैक्स के पैसे पे आप वज़ीर दाखिला हैं, जिनके टैक्स के पैसे पे आप सियासतदान बनते हैं, आप हुक्मरानी करते हैं और उन्हीं लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर करते हुए मेरे मुताबिक तो थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए। और जमहूरी हुकूमतें एहतजाज बहुत से मुल्कों में होते हैं, लेकिन एहतजाज का भी तरीक़ेकार होता है। अगर ये लोग एहतजाज करना चाहते हैं, पुरअमन तरीके से करना चाहते हैं, तो आप उनको स्पेस दें, इन्हें स्पेस दें कि ठीक है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें, इनका राइट है, वो एहतजाज करना चाहते हैं करें एहतजाज। इंतशार ना हो, चीज़ें ख़राबी की तरफ ना जाएं, आम आदमी का रोज़गार बंद ना हो। और जिस तरह से इमरान खान के दौर के अंदर भी एहतजाज हुए तो शायद उस टाइम पे भी स्टेबिलिटी रही मुल्क के अंदर, चीज़ें लोगों के कारोबार चलते रहे, प्रॉपर स्पेस दी गई। मौलाना साहब आए, बिलावल ने मार्च किया, सब कुछ किया। और इसके बाद अब हम जानने की कोशिश करेंगे राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट पे करम अली बंदियाल साहब इसके बारे में क्या कहेंगे कि राना साहब की जो स्टेटमेंट है सर, ज़ाहिर है क्योंकि उन्होंने फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट जो कि PDM है और आप लोगों की मुत्तहिदा जमात है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी स्टेटमेंट पे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि उन्होंने काफ़ी सख्त अल्फाज के अंदर इमरान खान के ऊपर तनकीद की और बजाय इसके कि उन पर कातिलाना हमले की मजम्मत करते, जो आपने भी की। अभी बड़ी खुशी की बात है कि आप नून लीग रहनुमा हैं और आपने मजम्मत की है इमरान खान पर हमले की, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने और बाकी काफ़ी सारे लीडर्स ने ऐसी मजम्मत नहीं की। तो सर थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा कि राना सनाउल्लाह साहब का जो स्टैंस है, आपकी हुकूमत यही स्टैंस कंटिन्यू रखेगी कि अगर ये लोग लॉन्ग मार्च लेके वहाँ पे आए तो क्या यही इनके साथ किया जाएगा? देखें 14 में आप देख लें, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। जी बिल्कुल, और इनको मौका दिया गया। सर 126 दिन का धरना किया, 126 दिन का धरना, और आप लोगों ने थोड़े से बंदों को बहुत ज़्यादा दिखाया गया। और फिर ये है कि अब वो जो डी चौक में गए और वहाँ जाके फिर उन्होंने TV स्टेशन तोड़ा,
वहाँ पीएम हाउस पे गए, वहाँ जनाब शलवारें टांगी गई वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के। तो ये चूँकि वो वज़ीर दाखिला हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने इस्लामाबाद के कम से कम उस एरिए को तो जो बचा के रखें। बाकी यहाँ जो धरने हमारे हुए थे, हमने तो फिर किसी जगह ये नहीं किया कि आवाम के लिए कोई तो मुश्किलात हों। और कल परसों का बल्कि पुरानी कोई रिकॉर्डिंग, चूँकि ये कैमरा तो फिर ज़ाहिर है रिकॉर्ड कर लेता है हर चीज़ को। इमरान साहब की चल रही थी कि जी ये रोड नहीं बंद करने चाहिए, गरीब की रोटी, ये चूल्हा बंद हो जाता है। तो अब क्या हो रहा है? अब सारा कुछ वही कुछ कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि इमरान साहब जब से आए हैं सियासत में, इन्होंने यू टर्न लिए। अपनी किसी बात पे इमरान साहब कायम नहीं रहे। और इमरान साहब ने जो भी बातें की कि जी मैं इतने घर लाऊंगा, इतने मैं नौकरियां लाऊंगा और बाहर से मेरे 200 बंदे आएंगे, अब क्या बना? कुछ भी नहीं बना। आप देख लें कि मियां नवाज शरीफ के दौर में आपने डॉलर की बात की है, आपने पेट्रोल डीजल की बात की है। अगर आप 18 से ऑनवर्ड आप इसका टेन्योर और 18 का टेन्योर अगर आप उसका एनालिसिस करवाएं तो आपको पता चलेगा कि हुकूमत किस तरह चलती। आप देख लें कि जी वहाँ मैं ज़मींदार हूँ बेसिकली, तो खाद की जो बोरी थी DAP की वो 3500 रुपये में मिल रही थी, जो आज 13-12 हज़ार रुपये की। और इसी तरीके से डीज़ल जो था वो 100 से नीचे था, पेट्रोल 100 से नीचे था। और डॉलर की जो सूरत हाल है वो भी आप कंप्रोमाइज़ ना करें इन चीज़ों को कि जी इमरान खान जो हैं इनके साथ ज़्यादती हुई है, हम मानते हैं, लेकिन ज़्यादती उनके साथ भी हुई है कि उनको आप कहें कि वो अपनी FIR, जो बंदा मर्डर हुआ है, कि वो अपनी FIR किसको करवाता है। अब अगर हम कहें तो वो कहेंगे कि जनाब ये बात ज़्यादती हो रही है कि अगर इमरान साहब को 4 गोलियां खुदा न खास्ता लगी हैं तो वो 4 गोलियों का मेडिको लीगल किधर है? और फिर अगर कोई फायर हुआ है, अगर कोई फायर कहीं लगा है खुदा न खास्ता, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि उसको पहले ही आपने जो नज़दीक हॉस्पिटल था उससे उसका ट्रीटमेंट करवाते, और भले जाके आप वो कैंसर हॉस्पिटल आपका अपना है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं यही डाउट में आती हैं ना कि ये आपको खुदा ना खास्ता आप इंजर्ड हुए हैं तो हम कम से कम मेडिको लीगल वहाँ पे हो जाता। अब ये है कि जी FIR नहीं काट रही, तो परवेज़ इलाही साहब कौन है, किसने बनाया? आपकी पंजाब में अपनी हुकूमत है, जब आपकी अपनी हुकूमत पे एक SHO जो है वो पर्चा दर्ज नहीं कर रहा। और मुझे जो इतला मिली है कि कल का जो प्रोग्राम इन्होंने रखा था मियाँ परवेज़ इलाही साहब ने जी, और इनकी मुलाकात थी इमरान साहब की जी, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, असद उमर साहब थे, ये सब थे। तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया, कहता है जी मैं ये नाजायज़ FIR है, सुनी बात है, आप अपना को बंदा लाए, मैं अपॉइंट कर देता हूँ SHO को, DPO को, वो करवा लें आप। तो इमरान साहब ने कहा है अपने जो दोस्त अहबाब हैं कि हाँ यार बताएं आप, किसी ने कोई बात नहीं की। बिल्कुल। अब देखें जी कि बंदा एक मौके पे पकड़ा गया है, अब वो भी एक कानून है ना जी, जो बंदा पकड़ा गया है वो कहते हैं नहीं जी ये हमारा मुल्ज़िम नहीं है, हमारे मुल्ज़िम वही हैं जो इस्लामाबाद में बैठे हैं। तो इस तरह ये सिक्का शाही तो नहीं हो सकती ना। कानून तो फिर कानून है, वो अपनी राह लेगा। आपकी FIR कट गई है, उस पर FIR पे ज़िमनी होती है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, उस पर आप आएँ। आप तो कहीं पेश होने को तैयार नहीं है, तो SHO के सामने कैसे आप जाएंगे कि जनाब मेरे पे हमला हुआ है, फलां बंदे मौजूद थे, या इन्होंने कोई 109 किया है नहीं किया है? तो ये चीज़ें तो साबित तो इन्होंने करनी है ना। बिल्कुल आपने ठीक कहा करम अलाई बंदियाल साहब, साबित तो PTI ने करनी है। आज मैं आपको इमरान खान की थोड़ी सी स्टेटमेंट अगर बताऊं तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि पंजाब हुकूमत वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही और उनको वज़ीर आला बनाने वाली बड़ी जमात PTI इमरान खान साहब पर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई, और उसके बाद आज की इमरान खान की स्टेटमेंट ये है कि पंजाब हुकूमत को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये उनका एक सवाल था। और सवाल जो है वो अजीब भी था और शायद हकीकत भी है, क्योंकि एक शख्स जो इस ज़ाहिर है हुकूमत आपकी है, सूबा आपका है, वज़ीर आला आपका है, सारा चार्ज आपके पास है। ठीक है वफाक का बहुत कंट्रोल होता है, यहाँ पे चीफ़ सेक्रेटरी और जो आपकी ब्यूरोक्रेसी के इश्यूज़ चल रहे हैं वो हम सब के सामने हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं कि चीफ़ सेक्रेटरी यहाँ काम नहीं करना चाहते और छुट्टी पे छुट्टी ले रहे हैं, और ज़ाहिर है वफाक का उसमें रोल होगा। जिस तरह फैसल शाहकार साहब जो IG पंजाब थे और FIR नहीं दी जा रही
आई थी तो सुप्रीम कोर्ट की एक्शन पे जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये कहा कि मैं सुओ मोटो एक्शन लूँगा और सुओ मोटो एक्शन का कहा गया, तो उसके बाद फैसल शाहकार साहब ने 24 घंटे का टाइम दिया गया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, और उमर अता बंदयाल साहब ने जब कहा कि 24 घंटे में अगर FIR ना हुई तो आई विल टेक सुओ मोटो एक्शन। इसके बाद फैसल शाहकार साहब ने FIR की और सब कुछ हुआ। लेकिन अब ज़ाहिर है यहाँ पे हालात मज़ीद बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुल्क के लिए को बेहतरी की तरफ आ जाएं सर। और सर अब प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। करम अली बंदयाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमारे बाकी गेस्ट का भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, अल्लाह ताला हालात में किसी तरह से भी को बेहतरी ले आए और यहाँ पे गरीब का दोबारा से चूल्हा जलना शुरू हो जाए, हालात बेहतर हो जाएँ, यहाँ पे लोग परेशानियों से बाहर निकल आएँ। किसी भी तरह इन पार्टीज़ का आपस में किसी भी तरह कोई एग्रीमेंट हो जाए, जो इलेक्शंस की तरफ चले जाएँ, इलेक्शंस कॉल कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 माह पहले इलेक्शंस हो जाएँ, 4 माह पहले इलेक्शंस हो जाएँ। ये हमारी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला जो है मुल्क के लिए बेहतरी करे। कल हम दोबारा हाजिर होंगे एक नए इशू के साथ और दोबारा इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।